वेलकम टू असली वजह। आप सुन रहे हो एक साइकोलॉजिकल डीप डाइव। आज जो कहानी और रिसर्च हम लेकर आए हैं वो दफ्तरों में काम करने वाले कई लोगों को बहुत जानी पहचानी लगेगी। ऊपरी तौर पे ये आरव नाम के एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट की कहानी है, लेकिन इसके साथ हमने कॉर्पोरेट साइकोलॉजी पर कुछ स्टडीज को भी जोड़ा है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि हम देने वाले और लेने वाले के बीच के उस खतरनाक रिश्ते की परतों को खोलें जो अक्सर एक टीम वर्क की तरह शुरू होता है पर किसी एक के विनाश पर खत्म होता है। बिल्कुल, हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे, हम एक पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस विश्लेषण के जरिए हम वर्क प्लेस मार्टियर सिंड्रोम, कॉर्पोरेट साइकोपैथ और सेवियर कॉम्प्लेक्स सेवियर कॉम्प्लेक्स जैसे सिद्धांतों को सिर्फ परिभाषित नहीं करेंगे, बल्कि देखेंगे कि असल जिंदगी में ये काम कैसे करते हैं। तो ये कहानी एक केस स्टडी की तरह है। आंखों की दिखाई गई दयालुता कैसे आत्मविनाश का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है आरव, जिसे सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, द इमोशनल स्पंज। वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्किटेक्ट है, स्वभाव से नर्म है और दूसरों की भावनाओं को हवा में ही महसूस कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ हमदर्दी नहीं है, ये कुछ और है ना? हाँ, ये सिर्फ हमदर्दी से कहीं ज्यादा गहरा है। आरव का जो व्यक्तित्व है वो अत्यधिक सहमत या हाईली एग्रीएबल की श्रेणी में आता है। अच्छा। जो दूसरों को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो आरव की जो आत्म कीमत है, जो सेल्फ वर्थ है, वो इस बात से जुड़ी है कि वो दूसरों के लिए कितना उपयोगी है। खासकर उनके दुख में। हाँ, खासकर उनके दुख में। वो सिर्फ मदद नहीं करता, वो दूसरों की भावनात्मक और पेशेवर जिम्मेदारियों को सोख लेता है। एक मैनेजमेंट जर्नल इसे इमोशनल कैपिटल कहता है। इमोशनल कैपिटल आपकी भावनात्मक ऊर्जा। बिल्कुल। और आरव अपना सारा इमोशनल कैपिटल दूसरों पर बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। और इस इमोशनल स्पंज को निचोड़ने के लिए आती है कहानी की दूसरी किरदार माया, जिसे द कॉर्पोरेट साइकोपैथ का नाम दिया गया है। जब हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमें फिल्मों वाले सीरियल किलर याद आते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट साइकोपैथ एक अलग प्रोफाइल है ना? बहुत अलग। कॉर्पोरेट साइकोपैथ हिंसक नहीं होते, वे चालाक होते हैं। वे अक्सर बहुत आकर्षक, आत्मविश्वासी और सफल लीडर की तरह दिखते हैं। अच्छा। उनकी मुख्य पहचान है गहरी सहानुभूति, एम्पैथी की कमी। वो भावनाओं को महसूस नहीं करते, वो उन्हें पढ़ते हैं। उनके लिए किसी का दुख, गुस्सा या खुशी वो बस एक डेटा पॉइंट है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किया जा सकता है। माया के लिए दयालुता एक कमजोरी नहीं, बल्कि दूसरों में मौजूद एक ऐसा बटन है जिसे दबाकर उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। तो एक तरफ है आरव, जो अपनी कीमत दूसरों का दुख उठाकर चुकाता है, और दूसरी तरफ माया, जो दूसरों की भावनाओं को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। जब ये दोनों एक दफ्तर में मिलते हैं तो ये एक परफेक्ट तूफान के लिए सारी सामग्री तैयार करने जैसा है। एकदम सही। ये एक शिकारी और शिकार का रिश्ता है, जो बाहर से देखने में एक बहुत ही सहयोगी और दोस्ताना पेशेवर रिश्ते जैसा लगता है, और यहीं पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो ये जाल बिछना शुरू कैसे होता है? कहानी में पहली घटना का जिक्र है। सीन है रात के 9 बजे का। ऑफिस लगभग खाली है, लेकिन आरव एक साथ 3 कंप्यूटर पे काम कर रहा है। उसका एक सहकर्मी जाते जाते उससे पूछता है, आरव, तुम अभी तक डेव का काम कर रहे हो, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट तो नहीं है? और आरव का जवाब इस सिंड्रोम के मनोविज्ञान को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कहता है, डेव का तलाक हो रहा है, वो फोकस नहीं कर पा रहा था, मैं नहीं चाहता था कि वो डेडलाइन मिस कर दे। यहाँ 2 बातें ध्यान देने वाली हैं। हाँ। पहली, आरव ने डेव की निजी समस्या को अपनी पेशेवर जिम्मेदारी बना लिया। दूसरी, उसने ये मान लिया कि डेव अपनी समस्या को संभाल नहीं पाएगा और उसे बचाने वाला कोई चाहिए। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक अच्छा कलीग होने जैसा नहीं है। हम सब कभी ना कभी तो एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो फिर इसमें और वर्क प्लेस स्मार्टिस सिंड्रोम में क्या फर्क है? देखिए, फर्क है पैटर्न का और नियत का। मदद करना एक बात है, लेकिन किसी और को असफलता के दर्द से बचाने के लिए खुद को लगातार तकलीफ देना, वो मार्टिस सिंड्रोम है। अच्छा। एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की स्टडी में एक दिलचस्प बात सामने आई। उसमें पाया गया कि जो कर्मचारी सबसे ज्यादा मददगार होते हैं, उनमें बर्नआउट की दर सबसे ज्यादा होती है।
और उन्हें प्रमोशन भी कम मिलते हैं। हाँ, उन्हें प्रमोशन भी कम मिलते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे इंसान के तौर पर देखा जाता है, लीडर के तौर पर नहीं। वो विश्वसनीय होते हैं लेकिन सम्मान के पात्र नहीं समझे जाते। और इसी पल माया ये सब अपने कांच के ऑफिस से देख रही होती है। सोर्स के मुताबिक वो उसमें एक मेहनती कर्मचारी नहीं बल्कि एक संसाधन, मतलब एक रिसोर्स देखती है। बिल्कुल, जिसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो आरव के पास आती है, चेहरे पर परेशानी का नाटक करते हुए। और उसका तरीका देखने लायक है। हाँ, वो कहती है, आरव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्काईलाइन प्रोजेक्ट में। अगर बोर्ड को पता चला तो मेरी पार्टनरशिप चली जाएगी। यहाँ जो मनोवैज्ञानिक हुक है ना, वो बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया गया है। वो सीधे सीधे मदद नहीं मांग रही। नहीं, गौर कीजिए, वो ये नहीं कहती मेरी मदद करो। ये अजीब है। वो बस अपनी लाचारी दिखाती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि ये आरव के सेवियर कॉम्प्लेक्स को सीधे सीधे ट्रिगर करता है। सेवियर कॉम्प्लेक्स? हाँ, ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरों को बचाने या उनकी समस्याओं को हल करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, क्योंकि इसी से उसे अपनी कीमत का एहसास होता है। तो अगर माया मदद मांगती तो आरव के पास सोचने का मौका होता, क्या ये मेरा काम है, क्या मेरे पास समय है? लेकिन जब माया ने अपनी बेबसी दिखाई तो आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, ये बेचारी मुसीबत में है, मुझे इसे बचाना है। मतलब उसने आरव के लॉजिक को बाईपास कर दिया। बिल्कुल, उसने आरव के तर्क को बाईपास करके सीधे उसकी भावनाओं पर हमला किया। और आरव तुरंत कहता है, हे भगवान, मुझे दिखाओ, हम इसे ठीक कर सकते हैं। और बस यहीं से जाल में पहला कदम रखा जाता है। इसके बाद जो होता है वो इस एक तरफा रिश्ते की कीमत को दिखाता है। कहानी बताती है कि अगले 2 हफ्तों तक आरव हर रोज 18-18 घंटे काम करके माया की वो बहुत बड़ी गलती सुधारता है। और इस दौरान माया का व्यवहार वो एक क्लासिक मैनिपुलेटर का है। वो हर रोज जल्दी घर चली जाती है और जाते जाते आरव से कहती है, मेरी एंग्जाइटी बहुत बढ़ गई है आरव, तुम ही मेरा सहारा हो। ये शब्द तो आरव के लिए एक नशे की तरह काम करते होंगे। बिल्कुल, ये उसके सेवियर कॉम्प्लेक्स को और मजबूत करते हैं। उसे महसूस होता है कि वो जरूरी है, वो किसी को बचा रहा है, वो खास महसूस करता है। लेकिन असल में ये सब उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहा था? असल में आरव कंपैशन फटीग यानी करुणा जनित थकान का शिकार हो रहा था। कंपैशन फटीग? हाँ, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे अक्सर डॉक्टरों, नर्सों या थेरेपिस्ट्स में देखा जाता है, जो दूसरों का दुख सुनते सुनते खुद मानसिक और भावनात्मक रूप से सुन्न हो जाते हैं। लेकिन अब ये कॉर्पोरेट जगत में भी आम हो गया है। तो आरव का शरीर और दिमाग जवाब देने लगता है। हाँ, वो ठीक से खाना पीना बंद कर देता है, छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार पर गुस्सा करने लगता है। सोर्स में एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, वह माया को गर्म रखने के लिए खुद को जला रहा था। और ये जलना प्रेजेंटेशन वाले दिन साफ दिखता है। माया स्टेज पर है, ताकत और आत्मविश्वास से भरी हुई, और वो सारा काम ऐसे प्रस्तुत कर रही है जैसे उसने अकेले किया हो। और आरव? वो एक कोने में उसका कॉफी का कप पकड़े हुए एक भूत की तरह लग रहा है, थका हुआ और बेजान। और जब क्लाइंट माया की तारीफ करता है, ये स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन तो जीनियस है माया, तो माया बिना झिझके सारा श्रेय खुद ले लेती है। वो कहती है, शुक्रिया, मैंने इस पर कई रातें जागकर काम किया है। और वो ये कहते हुए आरव की तरफ देखती भी है। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि आरव का जो दूसरों को शर्मिंदा न करने का सिद्धांत है, वो उसे सच बोलने से रोक देगा। वो आरव की शराफत को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। तब आता है जब सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। प्रेजेंटेशन के 1 हफ्ते बाद पता चलता है कि प्रोजेक्ट की नींव में एक बहुत बड़ी गलती है। और ये माया की वही ओरिजिनल गलती थी जिसे आरव पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया था। हाँ, तो सीईओ गुस्से में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है और पूछता है, ये किसकी लापरवाही है? इस पल में माया घबरा जाती है। वो जानती है कि ये उसकी गलती है और इस बार बात बहुत बड़ी है। वो कुछ नहीं बोलती, बस आरव की तरफ देखती है। सोर्स इस लुक को डॉग विसल कहता है। डॉग विसल? इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक डरा हुआ लुक नहीं था। नहीं, एक डॉग विसल एक ऐसी सीटी होती है जिसकी आवाज सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं, इंसान नहीं। मनोविज्ञान में इसका मतलब है एक ऐसा खामोश या कोडेड संदेश जो सिर्फ एक खास व्यक्ति ही समझ सकता है। अच्छा। तो माया का वो डरा हुआ, बेबस और लाचार लुक सीईओ के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आरव के लिए उसका एक स्पष्ट मतलब था, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो, प्लीज
और आरव का माटिया सिंड्रोम अपने चरम पर पहुंच जाता है। मतलब ये लगभग तर्क से परे लगता है कि कोई अपनी नौकरी क्यों दांव पर लगाएगा। क्योंकि उस पल में आरव का दिमाग तर्क से नहीं बल्कि अपनी पहचान से चल रहा था। उसकी पहचान बचाने वाले की थी। उसके दिमाग में विचार चलते हैं, अगर मैंने इसका नाम लिया तो ये सब कुछ खो देगी, मैं ये गर्मी झेल सकता हूँ, मैं मजबूत हूँ। ये सोच कि मैं दूसरों का दर्द सह सकता हूँ। हाँ, यही माटिया सिंड्रोम का मूल है। और वो सबके सामने खड़ा होकर कहता है, ये मेरी गलती थी सर, मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। उसने सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, धोखे का असली चेहरा अब सामने आना बाकी था। सीईओ आरव को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। आरव उस पल माया की ओर देखता है, इस उम्मीद में कि वो शायद कुछ कहेगी या कम से कम चुप रहेगी। हाँ, लेकिन माया ठंडेपन से बिना किसी भावना के कहती है, आरव, मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई, मैंने तुम पर भरोसा किया था। ये तो बहुत ही क्रूएल है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक हत्या करने जैसा है। माया ने न सिर्फ उसे गिरने दिया बल्कि उसे एक और धक्का दिया। उसने आरव की सहानुभूति का इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए एक ढाल की तरह किया और फिर उसी ढाल को फेंककर ये साबित कर दिया कि गलती ढाल की ही थी। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जिसे सोर्स में सहानुभूति की मौत कहा गया है। आरव अपना सामान लेकर पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा होता है और माया उसके पीछे आती है। हाँ, क्योंकि मैनिपुलेटर कभी हार नहीं मानते। वो फिर से उसे फुसलाने की कोशिश करती है। आरव, रुको, मुझे ऐसा करना पड़ा, तुम तो ऑफिस की पॉलिटिक्स समझते हो ना, तुम समझते हो है ना, तुम बहुत समझदार हो। और ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि उसे नौकरी से निकाले जाने पर उतना गुस्सा नहीं आया जितना माया के इन आखिरी शब्दों पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही माया ये शब्द कहती है, तुम बहुत समझदार हो, आरव को एक झटके में सब कुछ साफ हो जाता है। सोर्स इसे द स्नैप कहता है, वो पल जब भ्रम का बुलबुला फूटता है। उसे एहसास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी यही समझदारी और सहानुभूति ही वो पिंजरा थी जिसमें माया ने उसे इतने समय से कैद रखा था। वो उसे समझदार नहीं कह रही थी, वो उसे बता रही थी कि तुम इतने भोले हो कि तुम मेरे इस झूठ को भी समझ जाओगे। और इसके बाद आरव का जो परिवर्तन होता है वो असाधारण है। वो चीखता नहीं, रोता नहीं। उसकी आंखों से सहानुभूति जैसे भाप बनकर उड़ जाती हैं। वो शांति से कहता है, मैं समझता हूं माया, मैं समझता हूं कि तुम एक परजीवी हो, एक पैरासाइट। हाँ, और वो रुकता नहीं। वो आगे कहता है, तुम इसलिए नहीं बची क्योंकि तुम स्मार्ट हो, तुम इसलिए बची क्योंकि मैं दयालु था। लेकिन हमदर्दी रखने वालों के बारे में एक बात है, और वो माया के करीब जाकर फुसफुसाता है, हमें पता होता है कि तुम्हारे राज कहाँ दफन है, क्योंकि उन गड्ढों को खोदने में हमने ही तुम्हारी मदद की थी। उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बिल्कुल। और इसके बाद का कदम भी भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से लिया गया था। हाँ। वो अपनी कार में बैठता है और सीईओ को फोन करता है, शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि सबूत देने के लिए। वो कहता है, सर, जाने से पहले स्काईलाइन प्रोजेक्ट के ओरिजिनल फाइलों का मेटाडेटा चेक कर लीजिए और वो ईमेल भी देख लीजिए जो मैंने आपको अभी फॉरवर्ड किए हैं। तो जिस जानकारी का इस्तेमाल उसने माया को बचाने के लिए किया था, उसी का इस्तेमाल उसने सच सामने लाने के लिए किया। हाँ, ये एक भावनात्मक नहीं बल्कि एक तार्किक और ठंडा बदला था। कहानी का अंत एक नई हकीकत दिखाता है। कुछ महीने बाद आरव एक नई कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गया है। इंटरव्यूअर उससे एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल पूछता है, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? और आरव का जवाब उसके पूरे सफर का सार है। वो कहता है, मैं पहले लोगों को खुश करने वाला एक पीपल प्लीजर हुआ करता था। इंटरव्यूअर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, और अब? आरव शांति से जवाब देता है, अब मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलबी हो गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि उसने अपनी सीमाओं को पहचानना और अपनी कीमत को दूसरों की मंजूरी से अलग करना सीख लिया है। तो इस पूरी कहानी और विश्लेषण का निचोड़ क्या है? हम इसे कैसे समेट सकते हैं? निचोड़ सोर्स की एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन में छिपा है, बिना सीमाओं के सहानुभूति आत्मविनाश है। अगर आप लोगों के लिए पुल बनने के लिए लेट जाते हैं तो हैरान मत होइए जब लोग आपको सड़क की तरह इस्तेमाल करने लगें। बिल्कुल। ये कहानी हमें दयालु होना छोड़ने के लिए नहीं कहती बल्कि स्ट्रेटेजिक एम्पैथी मतलब रणनीतिक रूप से दयालु होने की सलाह देती है। ये समझने की सलाह देती है कि आपकी भावनात्मक ऊर्जा सीमित है। उसे कहा किस पर और कितना खर्च करना है ये जानना कमजोरी नहीं है। सही बात है। अपनी सीमाओं को लागू करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आत्मसंरक्षण की सबसे बड़ी निशानी है।
सच्ची दयालुता वो है जिसमें आप दूसरों की मदद करते हुए खुद को नष्ट ना करें। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर आरव की असीमित सहानुभूति उसका पिंजरा थी, तो क्या उसकी नई कठोर सीमाएं एक नए तरह का पिंजरा बन सकती हैं? क्या खुद को बचाने का एकमात्र तरीका सहानुभूति को पूरी तरह से बंद कर देना है, या ये इंसानियत के एक जरूरी हिस्से को खो देना है? यही सवाल ये विश्लेषण हमारे लिए छोड़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।